हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आप लोगों ने वर्षा ऋतु के समय बादल को घिरते हुए जरूर देखा होगा। हम सब अपने बचपन में जब काले बादलों को देखते थे, उस समय हमारा मन खुशी से झूम उठता था। हमारे मन में कई कल्पनाएं जाग उठती थीं। हम काले बादलों में कई प्रतिरूप देखने लगते थे, जैसे कभी शंकर भगवान को, कभी गणेश भगवान की प्रतिमा, तो कभी घोड़े का चित्र और कभी परियों का, और उसे देखकर हम खुश हो जाते थे। ऐसी ही कल्पनाओं पर आधारित आज हम एक रोमांचक व बहुत ही सुंदर कविता बादल को घिरते देखा है, जिसके रचयिता कवि श्री नागार्जुन जी हैं, का अध्ययन करने वाले हैं। मैं श्रीमती युमलता देवांगन अपने YouTube चैनल टीच इन हिंदी में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कविता का अध्ययन करने से पहले इस कविता के रचयिता कवि श्री नागार्जुन जी के जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालते हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 गांव सतलखा, जिला मधुबनी और राज्य बिहार में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन हिंदी साहित्य में नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से इन्होंने रचनाएं की थी। इनकी रचनाएं भी कई प्रकार की थी, जिनमें कविता संग्रह, उपन्यास और मैथिली में भी इनकी रचनाएं थी। कविता संग्रह में देखते हैं अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ और रत्नगर्भ। उपन्यास में इन्होंने रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध और कुंभी पाक की रचना की। और मैथिली में इनकी रचनाएं थी चित्रा, पत्रहीन नग्न गाछ, ये कविता संग्रह थी। और पारो और नौ तुरिया ये उपन्यास थी जो मैथिली में थी। इन्हें 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 में हुई थी। आप लोग इनका जीवन परिचय अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि जीवन परिचय से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इनकी रचनाएं हैं, फिर इनके जो मूल नाम था उन्हें आप याद रखिए। हिंदी साहित्य में इनका क्या नाम था, फिर मैथिली में, और इनका मूल नाम। ठीक है, अब चलते हैं पहले काव्यांश की ओर। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस काव्यांश में जो कठिन शब्द है उसका अर्थ मैं आप लोग को बता रही हूँ। अमल, अमल का मतलब होता है निर्मल। धवल, धवल का अर्थ होता है श्वेत। गिरी का अर्थ होता है पर्वत। और शिखर, शिखर का मतलब होता है चोटी। शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा। तुहीन, तुहीन का मतलब होता है ओस। और स्वर्णिम, स्वर्णिम का मतलब सुनहरा रंग, है ना। इसके प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कवि नागार्जुन जी ने वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। अब हम चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो यहाँ पे कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, निर्मल श्वेत पर्वत की चोटियों पर मैंने काले काले बादलों को घिरते हुए देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहीन कणों को। अब कह रहे हैं कि वर्षा की जो बूंदें गिरती है ना, छोटी छोटी जो बूंदें गिरती है, तो वो ऐसे लगती हैं जैसे छोटे छोटे मोती जैसे, छोटे छोटे मोती जैसे। किस तरह के? उसके शीतल तुहीन कणों को। शीतल मतलब ठंड के समय अपने ओस की बूंदें देखी होगी, तो वो वर्षा की बूंदों को यहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे मोती जैसे, ओस के कण जैसे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कवि ने कहा है। और वे कह रहे हैं कि मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा। तो उन वर्षा की बूंदों को कहाँ पे गिरते देखा है कवि ने? मानसरोवर के, मानसरोवर झील है ना, तो मानसरोवर झील में जो सुनहरी रंग के कमल खिले हैं, कमल फूल आप सबने देखा है, तो सुनहरे कलर का कमल कहा है यहाँ पे उन्होंने, है ना। मानसरोवर के झील में सुनहरे रंग के जो कमल फूल हैं, खिले हुए हैं, उन पे इन वर्षा की बूंदों को गिरते हुए देखा है, जो किस तरह से दिखाई दे रही है? छोटे छोटे मोती जैसे ओस के
कण की तरह दिखाई दे रही है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। ऐसा कहते हुए कवि कह रहे हैं कि मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। तो ये थी इसके व्याख्या। कवि ने यहाँ मानसरोवर के झील में खिले हुए कमल को स्वर्णिम कमल कहा है और उसी कमल के फूल पे उन्होंने वर्षा की बूंदों को छोटे छोटे मोती जैसे ओस के कण कहा है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इस काव्यांश से एक क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है। जैसे इस काव्यांश में हमने अभी पढ़ा ना कि मानसरोवर के स्वर्णिम कमल पे गिरते देखा है, तो ये इसमें क्वेश्चन आता है। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य उदय के समय आकाश की लालिमा और सूर्य की सुनहरी किरणें कमल के फूलों पर पड़ती है, जिसके कारण कमल का फूल सुनहरी आभा से युक्त दिखाई देता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और इसकी काव्यांश की व्याख्या को भी। आपको इसमें कुछ डाउट है तो यहाँ सामने स्क्रीन पे इसकी व्याख्या को मैंने संक्षेप में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे काव्यांश की ओर। छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलील में, समतल देशों से आकर पावश की उमस से आकुल, तिक्त मधुर बिसंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। श्यामल का अर्थ होता है काला और नीला का अर्थ होता है, नील का अर्थ होता है नीला। सलील का मतलब होता है जल, पानी, है ना। और पावश, पावस का अर्थ तो आप सब जानते होंगे, वर्षा ऋतु को पावस कहा जाता है। और यहाँ पे एक शब्द दिया है बिसतंतु। बिसतंतु का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। ठीक, तो यहाँ पे कवि ने प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या में हम लिखेंगे, कवि नागार्जुन जी इस पद्य में कहते हैं कि श्वेत हिम पर्वत पर, जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना, श्वेत निर्मल स्वच्छ श्वेत पर्वत, तो उस पर्वत पे कई छोटी बड़ी झीलें हैं, छोटी बड़ी कई झीलें हैं, है ना, उनके श्यामल नील सलील में। और उन झीलों का जल है वो किस रंग का है बोल रहे हैं, श्यामल नील। श्यामल का मतलब होता है काला और नीले कलर का है। जो हिम पर्वत पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं तो इन झीलों का जल का रंग नीला और काले रंग का है। समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, वर्षा की उमस से व्याकुल होकर, है ना, दूसरे देशों के पक्षी इस झील पे क्या करते दिखाई दे रहे हैं, तिक्त मधुर बिसंतु खोजते, कि कीड़े मकोड़ों को खोजते हुए दिखाई देते हैं। कि वर्षा की उमस जो होती है, शुरू में जो वर्षा होती है उसमें उमस, तो दूसरे देश के जो पक्षी हैं इस झील में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खोजते हुए दिखाई देते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि इन झीलों में मैंने हंसों को तैरते हुए देखा है और काले काले बादलों को घिरते हुए देखा है। यहाँ पे कवि ने सजीव चित्रण किया है। उन्होंने झील का जो पानी का रंग है उसे नीला काला बताया है और उसी झील में वर्षा ऋतु की उमस से दूसरे देशों के पक्षी यहाँ पे आके क्या करते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस झील में उन्होंने हंसों को तैरते हुए देखा है। अब चलते हैं अगले पद्य की ओर। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। बसंत ऋतु, बसंत ऋतु तो आप सब जानते ही हैं। सुप्रभात का अर्थ होता है सुबह, मंद मंद का मतलब होता है धीरे धीरे, अनिल का अर्थ होता है वायु, बालारुण का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। ठीक, तो इस काव्य में कवि नागार्जुन जी ने बसंत ऋतु का आगमन और बसंत ऋतु के आने से यहाँ पे रहने वाले जीवों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। अब चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यहाँ पे कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, बसंत ऋतु आ गया था और बसंत ऋतु की सुबह का समय था। उस समय मंद मंद था अनिल बह रहा, वायु धीरे धीरे
बह रही थी और बाला और उनकी मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। उगता हुआ सूरज अपनी मृदु किरणों को पर्वत शिखर के अगल बगल बिखेर रही थी। किसको? अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रही थी। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। विरहित, विरहित का अर्थ होता है विरह से पीड़ित। एक दूसरे के विरह से पीड़ित, अलग अलग रहकर जिनको सारी रात बितानी होती है, वो कौन? निशा काल के चीर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें। निशा काल का अर्थ होता है रात्रि। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दूसरे से विरह से पीड़ा से अलग होकर जिनको सारी रात अकेली बितानी होती है, वे विवश कौन? चकवा चकई पक्षी है ना। उनको क्या अभिशाप मिला है कि वो रात्रि भर अलग अलग रहें, लेकिन सुबह होते ही वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि एक दूसरे के विरह से पीड़ित अलग अलग रहकर रात बिताने का अभिशाप जिन्हें मिला है, वे विवश चकवा चकवी पक्षी का दुख भरा बंद हुआ क्रंदन है ना। क्रंदन का मतलब होता है दुख भरा रुदन। तो उनका दुख भरा रुदन सूर्योदय होते ही समाप्त हो गया। उस महान सरोवर के तीरे, सरोवर का मतलब होता है झील या तालाब, तीरे का मतलब किनारे, शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल एक हरे कलर का घास होता है, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर, उस सरोवर के किनारे हरी भरी घास को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहाँ हरे रंग की दरी को बिछा दी हो। प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। और इस हरी दरी में कवि ने क्या देखा है? चकवा पक्षी को प्रेम क्रीड़ा करते हुए और बादलों को घिरते हुए देखा है। तो इस कविता में, इस काव्यांश में कवि ने बसंत ऋतु के आगमन के समय वहाँ की जो मनोरम दृश्य है और उस समय वहाँ जीवों का क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताते हुए यही कहे हैं कि बसंत ऋतु के समय सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। जो वायु होती है वो धीरे धीरे बहते रहती है और उगते हुए सूर्य की किरणें पर्वत शिखर पर अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेरती हुई रहती है। और एक पक्षी, जो कौन पक्षी है? चकवा चकई पक्षी, जिन्हें अभिशाप मिला है कि वो रात्रि होते ही अलग अलग रहेंगे। तो अलग अलग रह के वो दुखित होते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है तो उनका दुख भरा रोदन जो बिछड़ जाते हैं वो समाप्त हो जाता है। और उस तालाब के किनारे हरे रंग की घास ऐसी बिछी हुई है जैसे कवि को ऐसा लग रहा है कि वहाँ हरे रंग का दरी बिछा हुआ हो, जिस पर चकवा पक्षी को प्रेम क्रीड़ा करते हुए कवि ने देखा है और साथ में बादलों को भी घिरते हुए देखा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं कि कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि कवि ने चकवा चकवी के प्रेम को अभिव्यक्त किया है। चकवा और चकवी रात में अलग अलग रहते हैं, अर्थात रात्रि के समय उनका वियोग हो जाता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उगता है तो वो पुनः मिल जाते हैं। यही भाव प्रणय कलह के रूप में कवि ने इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। अब चलते हैं अंतिम पद्य की ओर। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस पद्य में कवि नागार्जुन जी ने कस्तूरी मृगों का वर्णन किया है। यहाँ पे दुर्गम, दुर्गम का अर्थ होता है ऐसा रास्ता जहाँ पे कठिनाई से पहुँचा जाए। बर्फानी घाटी, बर्फानी घाटी का अर्थ है बर्फ से युक्त घाटी। 7 का अर्थ होता है सैकड़ों और सहस्त्र का मतलब होता है हजारों। यहाँ पे अलग दिया हुआ है, अलग का अर्थ होता है जिसे देखा ना जा सके। नाभि का अर्थ तो आप जानते ही हैं, उन्मादक का मतलब होता है उत्तेजक और परिमल का अर्थ होता है खुशबू। तो यहाँ पे कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर जो बर्फ से ढकी हुई है, जहाँ पे जाना
कठिन है, वहाँ पे जाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी दुर्गम जगह पे उन्होंने क्या देखा कि अपनी ही नाभि में छिपी हुई कस्तूरी की सुगंध से उत्तेजित होकर मृगों को दौड़ते हुए देखा है और साथ में बादलों को भी घिरते हुए देखा है। यहाँ पे कवि ने कस्तूरी मृग का वर्णन किया है। कस्तूरी मृग का मतलब होता है ऐसा मृग जिसके नाभि पे कस्तूरी पाया जाता है। कस्तूरी एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होती है और वो मृग की नाभि में पाई जाती है। मृग को पता ही नहीं रहता कि उसकी नाभि में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी खुशबू आसपास आ रही है और वो इसी खुशबू से उत्तेजित होकर अपने आप पे चिढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे वो चीज़ ही नहीं मिलती जिसकी खुशबू से वो इतना उत्तेजित हो रहा है और वो इसी खुशबू के उत्तेजित से दौड़ने लगता है। और कहाँ दौड़ने लगता है? ऐसी जगह जहाँ पे कठिनाई से पहुँचा जाता है। ये हो गया आपका काव्यांश का अर्थ। और ये काव्यांश से एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, कस्तूरी मृग की नाभि से जो उन्मादी सुगंध आती है उसे प्राप्त करने के लिए वे इधर उधर दौड़ते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि कस्तूरी की सुगंध उनसे ही आ रही है, इसलिए कवि ने उनका वर्णन किया है और इस तरह से बताया है। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन किस वाद के कवि माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है कवि नागार्जुन प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पावस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है पावस शब्द का अर्थ है वर्षा ऋतु। तीसरा क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग के किस अंग में समाहित होता है ना? तो आप लोगों ने तो काव्यांश में पढ़ा ही है, कस्तूरी मृग के नाभि में समाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन जी का मूल नाम क्या था? आपने जीवन परिचय में पढ़ा है कि कवि नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अगला क्वेश्चन, निशा काल में अलग रहने का अभिशाप किसे मिला है? ये भी आपने काव्यांश से पढ़ा है कि निशा काल में अलग रहने का अभिशाप चकवा चकवी पक्षी को मिला है। अगला क्वेश्चन, अलग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है अलग शब्द का अर्थ होता है जिसे देखा ना जा सके। ये लघुत्तरी प्रश्न में थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने पहले काव्यांश की व्याख्या बताते हुए बताया था, तो आप लोग उसे दोबारा सुन लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। दूसरा फिर क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है, कविता के प्रकृति चित्रण को अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि बसंत ऋतु के समय वायु मंद मंद गति से प्रवाहित होती है। इसमें कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य की लालिमा से सारा आकाश आच्छादित हो जाता है और पर्वत की चोटियों पर सूर्य की किरणें पड़ने से चारों ओर स्वर्णिम आभा बिखरी हुई दिखाई देती है। प्रातःकाल होते ही अभिशप्त चकवा चकवी पक्षी का रुदन बंद हो जाता है और सरोवर के पास उन्हें प्रणय क्रीड़ा करते हुए कवि ने देखा है। इसका उत्तर आप ऐसा लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभाव को कविता में बताना चाहते हैं? तो इसका उत्तर मैंने तीसरा काव्यांश की व्याख्या बताते समय बताया था, उसे एक बार और दोबारा आप सुन लेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है? तो ये भी अंतिम पद्य में आप लोगों को मैंने बताया है कि कवि ने कस्तूरी मृग का उल्लेख किस संदर्भ में किया है। उन्होंने ये बताया है कि कस्तूरी मृग की नाभि से जो उन्मादी सुगंध आती है तो उसे पाने के लिए मृग इधर उधर दौड़ते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि कस्तूरी की सुगंध उनसे ही आ रही है। तो यही वर्णन कवि ने किया है। ये हो गया आपका पूरा कविता की व्याख्या और साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मैंने काव्यांशों की व्याख्या बताते हुए प्रश्नों के उत्तरों को भी बताया है। अगर आप लोगों को इस पाठ की व्याख्या और प्रश्न उत्तर को सरल और आसान शब्दों में समझना है, याद करना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको जल्दी ही यह पाठ समझ में आ जाए और आप लोगों को कोई परेशानी भी ना हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल टीच इन हिंदी को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने क्लासमेट को भी शेयर करें। धन्यवाद।